रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है खेत की मेढ़। दो भाइयों के बीच खेत की पतली सी मेढ़ को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा, जो एक दिन उसी मेढ़ की तरह उनके रिश्ते की मजबूत डोर बन गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब जमीन के छोटे से टुकड़े से ज्यादा कीमती थी अपनों की मुस्कान, और जब रिश्तों की जड़ें मिट्टी की तरह गहरी और सच्ची होती थीं। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपके मन में गांव की मिट्टी की खुशबू फैलने लगेगी, पके धान की बालियों की सरसराहट सुनाई देगी, और शायद आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी। अगर ऐसी मीठी, नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आती है, आपको सुलाने और दिल को हल्का करने। तो बताइए, आप किस शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है? आपके हर कमेंट, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे या रात की हवा की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस खेत की ओर जहां मेढ़ ने 2 भाइयों को जुदा भी किया और फिर उसी ने उन्हें एक कर दिया। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें हल्के हल्के धुंध को चीरती हुई गांव के ऊपर बिखर रही थीं। खेतों में ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं, जैसे किसी ने रात भर चांदी बिखेर दी हो। हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, वही खुशबू जो बरसों से इस गांव के लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। रामलाल अपने आंगन में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। दूर दूर तक फैले उसके गेहूं के खेत, जिन पर सुनहरी बालियां लहराने लगी थीं, उसकी मेहनत की पहचान थे। एक ओर से वह खेत गांव के तालाब तक फैला था और दूसरी ओर मेढ़ के पार उसके छोटे भाई गोपाल का खेत था। रामलाल और गोपाल 2 भाई, जिनके जीवन की कहानी इसी मिट्टी से शुरू हुई थी। उनके पिता हरनाम सिंह गांव के एक सम्मानित किसान थे। बचपन में ही दोनों भाइयों को उन्होंने खेतों की महत्ता और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। खेत उनके लिए सिर्फ जमीन नहीं थे, बल्कि रोजी रोटी, आत्मसम्मान और पीढ़ियों की विरासत थे। बचपन में दोनों भाई खेतों में साथ दौड़ते थे, पगडंडियों पर खेलते, मेढ़ पर बैठकर आम के पेड़ से गिरे फल खाते और शाम को पिता के साथ बैलों की जोड़ी लेकर लौटते। खेत की मेढ़ उस समय बस एक पतली मिट्टी की रेखा थी, जो उनकी हंसी और खेल को कभी बांट नहीं पाती थी। उस दिन भी सुबह सुबह रामलाल खेत की ओर जा रहा था। कंधे पर हल रखा था, पैरों में धूल लिपटी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष का भाव था। दूर से उसने देखा कि गोपाल भी अपने खेत की ओर जा रहा है। दोनों की नजर मिली और बस हल्की सी मुस्कान आदान प्रदान हुई। बात कम होती थी, मगर सुबह का यह मौन अभिवादन बरसों से चला आ रहा था। रामलाल को अपने खेत की मिट्टी का हर कोना याद था। कहां पानी ज्यादा रुकता है, कहां मिट्टी में नमी बनी रहती है और कहां खाद ज्यादा डालनी पड़ती है। मिट्टी की खुशबू में वह अपने पिता की आवाज सुन पाता था, जो हमेशा कहते थे, बेटा, यह मिट्टी हमारी मां है। इसे मेहनत, प्यार और ईमान से सींचोगे तो यह तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगी। गांव की सुबह और खेत की मिट्टी, दोनों में एक अनकहा रिश्ता था। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियों की आवाज, कुएं पर पानी भरती औरतें और पगडंडियों पर जाते किसान, यही दृश्य हर दिन की शुरुआत बनाता था। उस दिन खेत पर पहुंचकर रामलाल ने देखा कि गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। वह झुककर मिट्टी की एक मुट्ठी उठाता है, उसे सूंघता है और आंखें बंद करके जैसे अपने बचपन में लौट जाता है। यह खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं, बल्कि यादों, मेहनत और उम्मीद की खुशबू थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में यही खेत
और इसकी मेढ़ उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाले हैं। और यही मिट्टी जो आज उन्हें जोड़ रही है, कल उनके बीच दीवार भी बन सकती है। बरसात का मौसम था। आसमान पर काले बादल घिरे हुए थे और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी खेतों की मिट्टी को और भी महकदार बना रही थी। रामलाल सुबह सुबह हल लेकर खेत में पहुंचा, क्योंकि उसने तय किया था कि इस साल की फसल से पहले मेड़ की मरम्मत जरूरी है। पिछले साल की बारिश में कुछ हिस्से बह गए थे और पानी सही ढंग से रोकने के लिए मिट्टी की ऊंचाई बराबर करनी पड़ती थी। जब वह मेड़ पर मिट्टी डाल रहा था, तभी सामने से गोपाल आता दिखा। कंधे पर फावड़ा और हाथ में रस्सी थी। वह भी अपने खेत की मेड़ पर काम करने आया था। शुरुआत में दोनों चुपचाप अपने अपने हिस्से पर काम करने लगे। हल्की बारिश में मिट्टी चिपचिपी हो रही थी और दोनों के कपड़ों पर मिट्टी के छींटे पड़ गए थे। कुछ देर बाद गोपाल ने देखा कि रामलाल मेड़ पर थोड़ी मिट्टी उसके हिस्से की तरफ भी डाल रहा है। गोपाल ने हल्की सी आवाज में कहा, भैया जरा ध्यान से डालो, यह हिस्सा मेरे खेत का है। रामलाल ने काम करते करते जवाब दिया, अरे मैं तो बस बराबर कर रहा हूं, वैसे भी मेड़ तो हम दोनों की है। गोपाल ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, मेड़ तो है लेकिन हिस्से अलग अलग हैं। ज्यादा मिट्टी मेरी तरफ चली गई तो पानी रुक जाएगा। रामलाल ने हल रोककर उसकी तरफ देखा। तुम्हें हर बात में शक क्यों रहता है? बचपन से हम एक ही मेड़ बांटते आए हैं, आज अचानक हिस्सा अलग करने की बात क्यों कर रहे हो? गोपाल भी अब रुक गया। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थीं, लेकिन उनके बीच का माहौल गरमाने लगा था। भैया, मैं हिस्सा अलग करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितना मेरा है उतना मुझे सही चाहिए। आज तुम मिट्टी ज्यादा डालोगे, कल पानी का बहाव मेरे खेत में रुक जाएगा, फिर मेहनत बेकार हो जाएगी। रामलाल का स्वर अब तेज हो गया। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो अपना काम अलग से करो, मैं अब तुम्हारी तरफ मिट्टी नहीं डालूंगा। गोपाल भी चुप नहीं रहा। ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे हिस्से में हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन याद रखना, अगली बार पानी की कमी हुई तो मेरे खेत से मत मांगना। यह पहली बार था जब दोनों भाइयों के बीच मेड़ को लेकर इस तरह के तीखे शब्द बोले गए थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच का यह संवाद उनके रिश्ते में पहली दरार डाल चुका था। उस दिन खेत से लौटते समय दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। गांव की पगडंडी, जो हमेशा उनकी हंसी और बातों की गवाह रहती थी, उस दिन सिर्फ उनके भारी कदमों की आवाज सुन रही थी। रामलाल के मन में यह बात बैठ गई कि गोपाल अब पहले जैसा नहीं रहा, और गोपाल को लगने लगा कि रामलाल उसकी मेहनत और हिस्से की परवाह नहीं करता। मेढ़, जो अब तक उनके खेतों की सीमा थी, धीरे धीरे उनके दिलों की सीमा बनने लगी थी। सावन बीत चुका था। खेत हरे भरे खड़े थे और हवा में गीली मिट्टी की महक के साथ कच्चे धान की सुगंध भी घुली हुई थी। गांव में इन दिनों फसल की देखभाल का समय था, लेकिन रामलाल और गोपाल के बीच का माहौल अब वैसा नहीं रहा था। पहले जहां दोनों सुबह साथ खेत जाते थे, अब वे अलग अलग समय पर जाते। गांव के लोग यह बदलाव महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था। एक दिन दोपहर में आसमान अचानक घिर आया। तेज हवाएं चलने लगीं और बादल गरजने लगे। किसानों को डर था कि कहीं ओले न पड़ जाए। रामलाल ने जल्दी जल्दी अपने खेत के किनारे पानी की निकासी के लिए एक नाली खोदना शुरू किया, ताकि पानी खड़ा न हो। उसी समय गोपाल भी अपने खेत में आया। उसने देखा कि रामलाल की बनाई नाली मेड़ के एक हिस्से को काटते हुए उसके खेत की ओर बढ़ रही थी। गोपाल गुस्से में आ गया और जोर से बोला, भैया, ये क्या कर रहे हो? मेरी तरफ पानी डालोगे तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। रामलाल ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, पानी रोकने का और कोई रास्ता नहीं है।
मेढ़ का यह हिस्सा नीचा है, यहीं से बहाना पड़ेगा। गोपाल अब मेढ़ पर चढ़कर उसके सामने आ गया। मेरे खेत में पानी आया तो सारी मेहनत डूब जाएगी। पहले भी कहा था, अपने हिस्से का काम अपने में रखो। रामलाल ने हल रोककर उसकी तरफ घूरा। और अगर पानी मेरे खेत में भर गया तो तुम्हें बस अपना ही खेत दिखता है, भाई का नहीं। गांव के 2-3 किसान जो पास में काम कर रहे थे अब उनकी तरफ देखने लगे। गोपाल ने गुस्से में कहा, भाई हो तो मेरे नुकसान का भी सोचो, लेकिन तुम्हें तो बस अपना फायदा चाहिए। यह सुनते ही रामलाल का गुस्सा फट पड़ा। गोपाल, बचपन से मैंने तुम्हें अपने साथ बराबरी से रखा, खेत की मेड़ पर कभी हिसाब नहीं किया। आज तुम हिसाब किताब करने बैठे हो। गोपाल भी तैश में था। बराबरी? बराबरी तो तब होती जब तुम मेरे हिस्से का पानी न रोकते। आज सच सामने आ गया, तुम्हें भाई नहीं, बस अपना खेत प्यारा है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के हाथ से औजार छीनने की कोशिश की। मिट्टी फिसलन भरी थी और धक्का मुक्की में मेढ़ का एक हिस्सा टूटकर बह गया। पानी दोनों के खेतों में फैलने लगा। पास के किसान दौड़कर आए और उन्हें अलग किया। अरे, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मेढ़ का झगड़ा करोगे तो दोनों का नुकसान होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन उस समय दोनों भाइयों की आंखों में बस गुस्सा था। वे एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। उस दिन से गांव में यह खबर फैल गई कि रामलाल और गोपाल के बीच खेत की मेढ़ को लेकर झगड़ा हो गया है। और यह झगड़ा अब सिर्फ मिट्टी का नहीं बल्कि उनके रिश्ते का भी था। मेढ़ पर हुए झगड़े को अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उस दिन की कड़वाहट अभी भी ताजा थी। गांव में लोग आपस में बातें करते थे। पहले तो दोनों भाई खेतों में साथ दिखते थे, अब अलग अलग चलते हैं। कहते हैं मेढ़ टूटने से बात बिगड़ गई। रामलाल और गोपाल दोनों ही अपने अपने खेत का काम करने लगे, लेकिन अब उनके बीच नजर मिलने पर भी कोई शब्द नहीं निकलता था। सुबह जब गांव के दूसरे किसान कुएं पर पानी भरते समय हंसी मजाक करते थे, वे दोनों अलग अलग कोने में खड़े रहते। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी का औजार खेत में टूट जाए या बैल की रस्सी खुल जाए तो दूसरा भाई बिना कहे मदद कर देता। अब अगर ऐसी स्थिति आती तो दोनों ऐसे दिखाते जैसे कुछ देखा ही ना हो। रामलाल को यह चुप्पी अंदर ही अंदर खा रही थी। वह कई बार सोचता, क्या मैं उस दिन थोड़ी नरमी दिखा देता तो बात बिगड़ती नहीं? लेकिन गोपाल ने भी तो हद कर दी थी। दूसरी ओर गोपाल भी सोचता, भैया पहले जैसे नहीं रहे, अब हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। गांव के बच्चे जो पहले दोनों भाइयों के खेत में खेलते थे अब सावधान हो गए थे। वे सोचते, कहीं गलत तरफ चले गए तो डांट पड़ जाएगी। फसल की रखवाली का मौसम था। रात में किसान बारी बारी से खेतों में रहते ताकि जानवर या चोर नुकसान न कर दें। पहले रामलाल और गोपाल एक साथ पहरा देते थे, अब वे अलग अलग समय तय करते थे। एक रात जब रामलाल अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था, उसने दूर से देखा कि गोपाल खेत के किनारे लालटेन लेकर बैठा है। कुछ पल को उसके मन में आया कि जाकर बैठ जाए, चाय पीते हुए पुरानी बातें करे। लेकिन अगले ही क्षण अहंकार ने आवाज दबा दी, नहीं, पहले उसने आकर बात नहीं की तो मैं क्यों करूं? गोपाल के मन में भी कई बार ऐसा आया कि सुबह सुबह फिर से भाई के साथ खेत जाए, लेकिन फिर उसे वही दिन याद आ जाता जब पानी की निकासी को लेकर बहस हुई थी। दिल की मेढ़ मिट्टी की मेढ़ से भी ऊंची और कठोर हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग, खासकर चौधरी काका, इस बदलते माहौल से परेशान थे। उन्होंने कई बार दोनों को साथ बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार दोनों या तो बहाना बना लेते या चुप रहकर वहां से उठ जाते। दूरी अब सिर्फ खेतों की नहीं बल्कि दिलों की हो गई थी, और ये दूरी जितनी खामोश थी उतनी ही चुभने वाली भी।
सर्दियों की ठिठुरन अब गांव पर उतरने लगी थी। सुबह सुबह खेतों के ऊपर धुंध की मोटी चादर बिछ जाती और सूरज देर से ही झांकता था। गांव के लोग अपने अपने खेतों में जल्दी निकल पड़ते ताकि दिन के थोड़े से गर्म पहर का फायदा उठा सकें। रामलाल अपने खेत में काम करते करते रुककर अक्सर आसमान को देखता। धूप की हल्की किरणें जब गेहूं की बालियों पर पड़तीं तो उसे अपने पिता के साथ बिताए दिन याद आ जाते, जब दोनों भाई बर्फीली ठंड में भी खेत में बैठकर गुड़ और मूंगफली खाते थे और दूर तक धुएं की लकीरें चूल्हों से उठती दिखाई देती थीं। लेकिन इस साल कुछ अलग था। ठंड की वजह से नहीं, बल्कि उस ठंडेपन की वजह से जो उसके और गोपाल के रिश्ते में आ चुका था। अब वे खेतों में एक दूसरे से इतने दूर रहते कि नजर मिलने की गुंजाइश भी कम हो। गोपाल भी अपने खेत में काम करते हुए कई बार सोचता, भैया से बात कर लूं तो अच्छा रहेगा, आखिर भाई हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन फिर वही पुरानी बातें, वही गुस्सा उसकी सोच में कांटे की तरह चुभने लगता। नहीं, पहले उन्होंने मेरा नुकसान करने की कोशिश की थी, मैं क्यों आगे बढ़ूं? सर्दी के दिनों में गांव में एक अलग तरह की हलचल रहती थी। अलाव जलते, लोग बैठकर गपशप करते और महिलाएं रजाई में बैठकर मटर छीलतीं। लेकिन दोनों भाइयों के आंगन में अब ये दृश्य फीके थे। पहले उनके घरों में शाम को साथ बैठकर चाय पीने का रिवाज था। अब चाय के कप अलग अलग उबलते थे। एक दिन गांव में अचानक ओले पड़ने लगे। छोटे छोटे सफेद गोले गेहूंओं की नन्ही बालियों पर गिरते और किसान दौड़कर अपनी फसल बचाने की कोशिश करने लगे। रामलाल ने दूर से देखा कि गोपाल अपने खेत में भाग दौड़ कर रहा है, प्लास्टिक की चादर से पौधों को ढकने की कोशिश कर रहा है। उसके कदम एक पल को उस तरफ बढ़े, लेकिन फिर वह अपने खेत की तरफ लौट आया। मौसम बेरहम था और मन के मौसम भी उतने ही सख्त हो चुके थे। धूप, बारिश, ठंड, सबका असर फसल पर होता है, लेकिन रिश्तों पर असर डालने वाला मौसम मन के भीतर का होता है। और इस समय दोनों भाइयों के मन का मौसम लंबी कठोर सर्दी में फंसा हुआ था। जनवरी का आखिरी हफ्ता था। ठंड कुछ कम होने लगी थी, लेकिन खेतों में काम का दबाव बढ़ गया था। गेहूं की फसल अब घुटनों तक आ गई थी और हर किसान अपनी फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने में जुटा था। गांव में इस दौरान एक और हलचल थी। चौधरी काका ने गांव की चौपाल पर एक पंचायत बुलवाई थी। कारण साफ था, रामलाल और गोपाल के बीच चला आ रहा मेढ़ का झगड़ा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अगर अभी सुलह नहीं हुई तो यह दूरी और गहरी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों तक असर डालेगी। उस दिन दोपहर को गांव के कई लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। बीच में पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में खाटें बिछी थीं। चौधरी काका, जिनकी उम्र 70 से ऊपर थी, सबसे ऊपरी खाट पर बैठे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियों के साथ गांव का अनुभव भी झलकता था। रामलाल, गोपाल, आओ बेटा बैठो, उन्होंने आवाज लगाई। दोनों अलग अलग दिशाओं से आए, लेकिन खाट पर एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गए। चौधरी काका ने धीमे स्वर में शुरुआत की, बेटा, हम सब ने बचपन से तुम्हें साथ देखा है। तुम्हारे बाबूजी के वक्त ये मेड़ सिर्फ एक निशान थी, कोई दीवार नहीं। अब ये कैसे तुम्हारे बीच का कांटा बन गई? रामलाल ने नजरें नीची रखते हुए कहा, काका, मैंने तो हमेशा बराबरी की है, लेकिन गोपाल को हर काम में शक रहता है। गोपाल तुरंत बोला, और भैया को हमेशा लगता है कि उनका फैसला ही सही है, वो मेरी राय सुनते ही नहीं। चौपाल पर बैठे लोग एक दूसरे को देखते रहे। कुछ बुजुर्गों ने बीच में समझाने की कोशिश की, देखो बेटा, खेत की मेड़ को लेकर लड़ोगे तो फसल का नुकसान दोनों का होगा। पानी, मिट्टी, मौसम, ये सब किसी एक के बस में नहीं। लेकिन दोनों भाइयों के चेहरे पर जिद साफ दिख रही थी। चौधरी काका ने फिर समझाया, तुम दोनों सोचो,
तुम्हारे बच्चे कल क्या सीखेंगे? अगर बड़ों के बीच प्यार नहीं तो अगली पीढ़ी में क्या रहेगा? रामलाल चुप रहा, लेकिन गोपाल ने हल्के से कहा, मैं भी चाहता हूं कि सुलह हो, लेकिन पहले भैया को मानना पड़ेगा कि गलती उनकी थी। रामलाल ने तुरंत सिर उठाया। गलती मेरी? पहले अपनी गलती देखो गोपाल, फिर किसी और को दोष देना। माहौल अचानक गर्मा गया। चौपाल पर बैठे लोग खामोश हो गए। चौधरी काका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता है अभी वक्त नहीं आया। जब मन से तैयार हो जाओ तब खुद आकर बैठना। हम गांव वाले हमेशा मदद को तैयार हैं। पंचायत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। लोग धीरे धीरे चौपाल से उठकर चले गए, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे कुछ देर तक सिर्फ खामोशी टंगी रही। वही खामोशी जो दोनों भाइयों के रिश्ते पर भी छा गई थी। बसंत आ चुका था। खेतों में गेहूं की बालियां पकने लगी थीं और हवा में हल्की सी मिठास घुल गई थी। गांव के किसान इस मौसम में सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं। कटाई की तैयारी, मड़ाई की योजना और अनाज भंडारण का इंतजाम। लेकिन इन सब हलचलों के बीच रामलाल और गोपाल के बीच की दूरी अब इतनी बढ़ गई थी कि यह सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही। अब वे एक दूसरे के घर आने जाने से भी कतराने लगे थे। पहले ऐसा होता था कि अगर रामलाल शहर से कोई सामान लाता तो आधा हिस्सा अपने छोटे भाई के घर भेज देता। गोपाल भी अगर किसी मेले या हाट से गुड़, मिठाई या कोई नया औजार लाता तो सबसे पहले भैया को देता। लेकिन अब यह आदान प्रदान पूरी तरह रुक गया था। उनके बच्चे भी इस बदलाव से प्रभावित हुए। रामलाल का बेटा मोहन और गोपाल की बेटी राधा पहले साथ खेलते थे। कभी आम के पेड़ पर चढ़ना, कभी पोखर में कंचे खेलना, तो कभी बैलों के गले में बंधी घंटियों को छेड़ना। लेकिन अब वे सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखते और फिर चुपचाप अपने अपने दोस्तों में शामिल हो जाते। गांव की औरतें इस बदलाव को अच्छी तरह समझ रही थीं। रामलाल की पत्नी सरोज और गोपाल की पत्नी कुसुम पहले साथ बैठकर सरसों की साग काटती, मक्का सेंकती और खेतों के कामकाज की बातें करती। अब उनकी मुलाकात बस चौपाल या कुएं पर पानी भरते समय होती और वहां भी वे औपचारिक मुस्कान से आगे कुछ नहीं कहती। गांव के त्योहार भी इस खाई को पाट नहीं पाए। होली आई, लेकिन दोनों परिवारों ने अलग अलग अपने घरों में रंग खेला। गांव के बच्चे रंग लेकर सबके आंगन में गए, लेकिन रामलाल और गोपाल के आंगन एक दूसरे के रंग से खाली रहे। इस बीच फसल पकने के साथ साथ एक डर भी दोनों के मन में बैठा, चोरी का डर। गांव में पिछली बार गेहूं की बोरियों की चोरी हुई थी। तब दोनों भाइयों ने मिलकर रात रात भर पहरा दिया था, लेकिन अब वे अपने अपने खेत के किनारे अकेले पहरा देते, मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें अलग कर रही हो। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और खेतों में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, रामलाल दूर से गोपाल को देख रहा था। गोपाल गेहूं की बालियों को छूकर जैसे कुछ सोच रहा था। रामलाल के मन में आया, शायद वो भी सोच रहा है कि हम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। लेकिन अगले ही पल अहंकार ने मन पर ताला लगा दिया। इस तरह रिश्ते जो कभी खून और मिट्टी की खुशबू से जुड़े थे, अब अजनबीपन की धूल में ढक गए थे। दोनों के दिल में एक अदृश्य मेढ़ बन चुकी थी, और यह मेढ़ मिट्टी से नहीं बल्कि मन की जिद से बनी थी। बरसात के बाद खेत हरे कालीन की तरह लहलहा उठे थे। सूरज की पहली किरण जब गीली मिट्टी पर पड़ी तो उसमें से एक हल्की सी महक उठी जो बचपन की याद दिला रही थी। मोहन और सोहन दोनों अपने अपने खेत में थे, लेकिन इस बार वे मेड़ पर खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बिना किसी कटाक्ष के, बिना किसी ताने के। उस दिन से जब दोनों ने साथ मिलकर मेढ़ की मरम्मत की थी, उनके बीच कुछ बदल गया था। पहले मेढ़ उनके बीच दीवार थी, अब वह पुल बन गई थी। गांव के बुजुर्ग यह देखकर मुस्कुरा उठते थे। वे कहते,
झगड़े से जमीन बच सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं। और रिश्ते अगर बचे रहें तो जमीन खुद रास्ता खोज लेती है। मोहन की पत्नी और सोहन की पत्नी भी अब रोज रोज की तकरार से मुक्त थीं। कभी एक दूसरे के घर सब्जी भेज देती तो कभी बच्चों को साथ खेला देती। बच्चे भी अब खेत की मेढ़ को युद्ध का मैदान नहीं बल्कि खेल का मैदान समझने लगे थे। एक दिन मोहन ने हंसते हुए कहा, सोहन, सोच रहा हूं इस मेढ़ पर कुछ फूल लगा दें। सोहन ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा विचार है, ताकि जो भी गुजरे उसे लगे कि मेढ़ सिर्फ खेतों की सीमा नहीं, दिलों की भी है। और फिर दोनों भाई अपने बच्चों के साथ मेढ़ पर गेंदा और सूरजमुखी के पौधे लगाने लगे। धीरे धीरे मेढ़ सिर्फ मिट्टी की नहीं रही, वह रंग बिरंगे फूलों से सज गई। गांव में लोग कहते, देखो, पहले यही मेढ़ झगड़े की थी, अब ये प्रेम की निशानी है। अब जब भी बारिश होती, मिट्टी की खुशबू और फूलों की महक मिलकर हवा में घुल जाती, और मोहन सोहन उस महक को महसूस करते हुए जानते थे कि असली जीत खेत की नहीं, अपनेपन की है। बरसात का मौसम अपनी पूरी रौनक पर था। गांव की गलियों में कीचड़, खेतों में पानी और छप्परों से टपकते बूंदों की अनवरत लय, सब कुछ एक अलग सा संगीत बना रहे थे। मगर इस संगीत में आज एक नया सुर जुड़ने वाला था, जो दो भाइयों के बीच बरसों से बनी खामोशी को तोड़ने वाला था। रामेश्वर अपने खेत में खड़ा मेढ़ पर गिरते पानी को देख रहा था। पानी की तेज धार मेढ़ को काट रही थी, मानो पुराने घाव को और गहरा कर रही हो। तभी उसने देखा, शिवलाल भी उसी ओर बढ़ रहा है, एक फावड़ा हाथ में, बारिश से बचने के लिए सिर पर पुराना गमछा डाल रखा था। शिवलाल ने बिना कुछ कहे मेढ़ की ओर फावड़ा चलाना शुरू किया। रामेश्वर ने कुछ पल तक चुपचाप देखा, फिर अपने औजार को उठाकर उसके पास आ गया। दोनों के हाथ मिट्टी में डूब गए, लेकिन शब्द अब भी होठों तक नहीं पहुंचे। बरसात तेज हो गई थी, गमछे और कपड़े भीग चुके थे, पर दोनों की मेहनत ने मेढ़ को बचा लिया। पानी की धार मोड़ दी गई, खेत सुरक्षित हो गया। काम खत्म होने के बाद शिवलाल ने रामेश्वर की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी। अरे, चाय पीने चलेंगे? शिवलाल ने संकोच भरी आवाज में कहा। रामेश्वर के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। चलो, तुम्हारे घर पर। गांव वालों ने देखा, दोनों भाई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कीचड़ भरी पगडंडी पर चल रहे थे। बरसों पुरानी दरार जो खेत की मेढ़ से शुरू हुई थी, आज उसी मेढ़ पर मिट्टी से भर दी गई थी। बरसात का मौसम गुजर चुका था। खेत की मिट्टी अब सुनहरी धूप में चमक रही थी, लेकिन इस साल फसल कुछ कमजोर थी, शायद इसलिए कि पिछले महीनों में भाइयों का झगड़ा और मनमुटाव खेत की देखभाल में कमी ले आया था। एक शाम गांव के मंदिर में वार्षिक भजन संध्या का आयोजन था। पूरे गांव के लोग वहां जमा हुए थे। सुरेश और रमेश भी अलग अलग कोनों में बैठे थे, पर उनकी नजरें एक दूसरे से मिलते ही जैसे अटक सी गईं। उनके बीच का मौन अब उतना भारी नहीं था, मानो बरसों की बर्फ पिघलने लगी हो। भजन के बीच में पंडित जी ने कहा, भाई भाई में प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। खेत, मकान, धन सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन रिश्ते अगर टूट गए तो वह कभी नहीं जुड़ते। ये शब्द दोनों के दिल में तीर की तरह चुभ गए। कार्यक्रम के बाद सुरेश धीरे धीरे रमेश के पास आया। भाई, अगर मैंने किसी भी बात में तुम्हारा दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। रमेश की आंखों में नमी भर आई। मुझे भी माफ कर दे सुरेश। मेढ़ तो हमारी जमीन के बीच थी, पर दरार हमारे दिलों में आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पास खड़े पंडित जी मुस्कुराए और बोले, आज तुम दोनों ने वह मेढ़ हटा दी जो सबसे खतरनाक थी, मन की मेढ़। अगले दिन
वे दोनों फिर से साथ खेत पर गए। इस बार उन्होंने मेड़ पर फूल लगाए, जैसे यह वादा हो कि अब यह केवल जमीन की सीमा है, दिलों की नहीं। गांव वाले यह दृश्य देखकर बोले, देखो, भाईचारा ही असली फसल है जो कभी सूखती नहीं। और इस तरह खेत की मेड़ ने न सिर्फ दो भाइयों को जोड़ा, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि रिश्तों का पानी अगर सच्चाई और प्रेम से सींचा जाए तो हर दरार भर जाती है। बरसों के मनमुटाव, झगड़ों और चुप्पियों के बाद खेत की मेड़ पर बना वह नया पुल गांव वालों के लिए सिर्फ लकड़ी और रस्सी का ढांचा नहीं था, वह दो भाइयों के बीच फिर से बनी डोर था। पुल बनने के बाद पहली बार बड़े भाई हरिराम और छोटे भाई गोविंद ने एक दूसरे के खेत में कदम रखा। दोनों के बीच शब्द कम थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। गांव के बच्चे पुल पर दौड़ते खेलते और औरतें हंसते बतियाते उस पर से गुजरती। एक समय था जब मेड़ पर पैर रखना भी झगड़े की वजह बनता था, और अब वही जगह मिलन का रास्ता बन गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरा हो रहा था, हरिराम और गोविंद पुल के बीच में खड़े होकर खेतों को देख रहे थे। हवा में पकी गेहूं की खुशबू थी। गोविंद ने धीमे से कहा, भैया, सोचता हूं अगर ये पुल पहले बन जाता तो शायद हम बरसों की खामोशी से बच जाते। हरिराम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कभी कभी वक्त को अपना काम करने में देर लगती है गोविंद, पर जब करता है तो सही करता है। पुल ने न सिर्फ उनके खेतों को जोड़ा था, बल्कि उन दिलों को भी जो लंबे समय से टूटे पड़े थे। गांव के रास्तों पर फिर से वही शांति लौट आई थी जो कभी इन भाइयों के झगड़ों से टूटी थी। खेत की मेड़ अब सिर्फ एक सीमा रेखा नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुकी थी। रामू और मोहन रोज सुबह खेतों में मिलते, कभी साथ बीज बोते, कभी नहर से पानी छोड़ते। दोनों के हाथों की लय अब एक जैसी थी, जैसे बचपन में होती थी जब वे पिता के साथ काम करते थे। मां के चेहरे की झुर्रियों में अब चिंता की जगह सुकून था। वह अक्सर आंगन में बैठकर उनके काम देखते हुए बुदबुदाती, घर और खेत तभी फलते हैं जब मन की मेढ़ें टूट जाएं। एक दिन गांव में हाट लगा था। दोनों भाई अपनी फसल बेचकर लौट रहे थे। रास्ते में मोहन ने कहा, रामू, अगली बार हम अपनी जमीन पर बाजरा भी बोएंगे, थोड़ी नई कोशिश करें। रामू ने मुस्कुराकर हामी भरी, हां, अब तो साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दूर खेत की मेड़ पर हरी घास उगाई थी। वह घास हवा में लहरा रही थी, जैसे उनके रिश्ते की नई हरियाली हो। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि खेत की मेड़ सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, वह रिश्तों की भी होती है। और जब वह पक्की हो जाए तो न आंधी उसे तोड़ सकती है, न बारिश। हमारी दूसरी कहानी है घर वापसी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए रोहित ने महसूस किया कि हवा में एक अलग सी गंध है। यह न शहर की धूल थी, न ही फैक्ट्री का धुआं। यह मिट्टी की वो खुशबू थी जो बचपन में बारिश के साथ घर के आंगन में फैल जाती थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। धान के खेत दूर दूर तक फैले थे, बीच बीच में कच्ची पगडंडी और कहीं कहीं चरते हुए मवेशी। उसका हाथ अब भी अपनी पुरानी बैग की पट्टी पकड़े था, वही बैग जो वह 5 साल पहले सपनों के साथ शहर लेकर गया था। तब उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था, मैं लौटकर गांव तभी आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। लेकिन आज वह खाली हाथ लौट रहा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुक रही थी। प्लेटफॉर्म पर पुराने चाय वाले रामदीन की आवाज गूंजी, चाय लो, गरम चाय। यह वही आवाज थी जो बचपन में सुबह सुबह स्कूल जाते समय सुनाई देती थी। रोहित के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक कसक भी थी। वह ट्रेन से उतरा और स्टेशन की भीड़ में कदम रखते ही समय जैसे पीछे चला गया। पुराने पान की दुकान, नीम का पेड़
और स्टेशन मास्टर का टूटा सा दफ्तर सब वैसा ही था। सिर्फ एक चीज बदली थी, वह खुद। स्टेशन से बाहर निकलते ही धूप उसकी आंखों पर पड़ी, लेकिन यह शहर की तपती झुलसाने वाली धूप नहीं थी। यह गांव की नरम सुनहरी धूप थी, जिसमें नीम के पत्तों की छांव झिलमिला रही थी। रोहित ने अपना बैग कंधे पर टांगा और धीरे धीरे कच्ची सड़क पर चलने लगा। रास्ते में वही पुरानी तालाब की मेड़ दिखी, जिसके किनारे वह बचपन में दोस्तों के साथ मछली पकड़ने आता था। तालाब का पानी अब भी वैसा ही था, बस किनारे पर कुछ और झाड़ियां उग आई थीं। गांव का पहला मोड़ आते ही उसे चौपाल का नजारा दिखा। कुछ बूढ़े किसान खाट पर बैठे ताश खेल रहे थे और बीच बीच में बीड़ी के कश ले रहे थे। उनमें से एक ने रोहित को देखा और आंखें सिकोड़ कर बोला, अरे ये तो रोहित है ना, राम प्रसाद का बेटा। रोहित ने झुककर नमस्ते किया। हां काका, मैं ही हूं। तुरंत बाकी लोग भी मुड़कर देखने लगे। किसी ने कहा, अरे बेटा, तू तो शहर चला गया था, इतनी जल्दी लौट आया। किसी ने हंसते हुए टोका, लगता है शहर रास नहीं आया। रोहित ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हां काका, अब यहीं रहूंगा। उसकी मुस्कान के पीछे एक लंबी कहानी छिपी थी, लेकिन वह अभी सुनाने का मन नहीं था। चौपाल के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि पास के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक ने उसे पहचान लिया। भैया, आप तो बहुत साल बाद आए। वह वही छोटा गोपाल था जो कभी उसके पीछे पीछे घूमता था। अब लंबा होकर किशोर बन गया था। रोहित का मन भीग गया। गांव में सब कुछ बदल भी गया था और वहीं भी रहा था। कच्ची सड़क से होते हुए रोहित आखिर अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। घर वही पुराना, मिट्टी और ईंट का बना, लाल टाइलों की छत वाला, जिसके बरामदे में नीम की छांव पड़ती थी। बरामदे के कोने में रखा पुराना चूल्हा, दीवार पर लटकता तांबे का लोटा और दरवाजे पर लटकती झालर, सब जैसे सालों से उसका इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर कदम रखते ही उसके पैरों ने अनजाने में रुककर दहलीज को छुआ। ये वही दहलीज थी जिसे छोड़ते समय उसने मन ही मन कसम खाई थी, अब लौटूंगा तो जीत के साथ। आज वह खाली हाथ लौटा था, लेकिन भीतर आने से पहले एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लिया। अंदर आंगन में उसकी मां तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। उसने जैसे ही रोहित को देखा, हाथ रुक गए। पहले तो वह यकीन ही नहीं कर पाई, फिर लौटा नीचे रखकर दौड़ पड़ी। रोहित बेटा। मां ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे बरसों की कमी पूरी कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू टपक कर मां के कंधे पर गिर गए। मां ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर देखा। तू तो बिल्कुल सूख गया रे, क्या हुआ वहां? रोहित बस मुस्कुरा दिया। बस मां, थक गया था, घर आ गया। तभी भीतर से उसके पिता आए, चेहरे पर कठोरता लेकिन आंखों में हल्की नमी। उन्होंने धीरे से पूछा, काम कैसा चल रहा है? रोहित ने सिर झुका लिया। अब नहीं है बाबा, सब छोड़कर आ गया हूं। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे की ओर मुड़ गए। रोहित समझ गया, यह चुप्पी नाराजगी की भी हो सकती है और चिंता की भी। मां ने उसका बैग लिया और बोली, चल पहले नहा धो ले, फिर खाना खा। बरामदे में बैठकर वह अपनी सांसें संभालने लगा। यह सिर्फ घर नहीं, एक सवालों का आंगन भी था। सुबह का सूरज नीम की पत्तियों से छनकर बरामदे में बिखर रहा था। मुर्गियों की कुकड़ू, दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज और मां की रसोई में छन छन करती कड़ाही, यह सब कुछ शहर की भीड़भाड़ के बाद जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा लग रहा था। रोहित ने आंगन में ही चाय पीते पीते सोचा कि आज वह चौपाल जाकर देखेगा कि कौन कौन पुराने दोस्त अब भी गांव में हैं। बैग से अपनी पुरानी चप्पल निकाली और बिना किसी को बताए बाहर निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए
उसे पुराना बरगद का पेड़ दिखा, वही जगह जहां बचपन में वह और उसके दोस्त कंचे गुल्ली डंडा खेला करते थे। आज भी वहां बच्चों का झुंड जमा था, लेकिन अब वे उसके उम्र के नहीं, नई पीढ़ी के थे। उन्हें देखकर वह मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। चौपाल पर पहुंचते ही दूर से एक आवाज आई, अरे ओ रोहित, तू सच में आ गया। ये आवाज महेंद्र की थी, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। महेंद्र अब दाढ़ी वाला, मजबूत कद काठी का किसान बन चुका था, लेकिन हंसी अब भी वही शरारती थी। रोहित ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। हाँ यार, अब यहीं रहूंगा। पास ही रामू और गोविंद भी बैठे थे। दोनों ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया। रामू ने हंसते हुए कहा, शहर में करोड़पति बनकर आने का वादा किया था और ये तो सीधे खेत की चप्पल पहनकर आ गया। रोहित भी हंस पड़ा, लेकिन उसके भीतर कहीं यह चुभन भी थी कि वह वाकई खाली हाथ लौटा है। फिर भी उसने माहौल हल्का रखने के लिए कहा, अब करोड़पति नहीं, अच्छा किसान बनने का इरादा है। यह सुनकर महेंद्र की आंखों में चमक आ गई। अरे तो फिर हमारे साथ ही खेत संभाल ले रोहित। अब गांव में खेती पहले जैसी नहीं रही, नई तकनीक आ गई है, बस सही सोच वाले लोग चाहिए। रोहित ने महसूस किया, शायद यही मौका है एक नई शुरुआत का। चौपाल की बातें हंसी मजाक में शुरू हुई थीं, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद का बीज बो गईं। दोपहर का सूरज सिर पर था, लेकिन हवा में धान के पौधों की हल्की सी खुशबू थी। महेंद्र ने रोहित को खेत दिखाने के लिए बुलाया था। दोनों पगडंडी से होते हुए दूर तक फैले हरे हरे खेतों की ओर चल पड़े। रास्ते में महेंद्र बोला, देख रोहित, अब खेती सिर्फ हल बैल से नहीं होती। हमने ट्रैक्टर ले लिया है और पानी के लिए सोलर पंप भी लगा है। बस सही योजना हो तो खेत सोना उगलेंगे। रोहित ने झुककर मिट्टी को हाथ में उठाया। ये वही मिट्टी थी जिसमें उसने बचपन में पैर गंदे किए थे, खेला था, दौड़ा था। मिट्टी की नमी और खुशबू ने जैसे उसे फिर से अपनापन दे दिया। खेत के बीचों बीच महेंद्र ने इशारा किया, यहीं से शुरू कर सकते हैं। यह हिस्सा अभी खाली पड़ा है और पानी की सुविधा भी पास है। अगर तू चाहे तो हम मिलकर इस पर नई फसल लगा सकते हैं। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी फसल? महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, धान, लेकिन नई किस्म वाली। कम समय में तैयार होती है और दाने ज्यादा आते हैं। मैंने पिछले साल लगाई थी, अच्छा मुनाफा हुआ। रोहित ने खेत पर लंबी नजर डाली। शहर की असफलताओं की परछाइयां अब भी उसके मन में थीं, लेकिन यहां इस खुले आसमान के नीचे उसे लगा जैसे जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही हो। उसने महेंद्र की ओर देखा। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार मेहनत 100% मेरी होगी। महेंद्र ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। यही तो सुनना था। दोनों खेत की मेढ़ पर बैठकर देर तक अगली योजना बनाते रहे। बीज कब मंगाने हैं, खेत कब जोतना है और पानी की व्यवस्था कैसे करनी है। मिट्टी के बीच बैठकर रोहित ने पहली बार महसूस किया कि यह वापसी हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शाम का आसमान सुनहरा हो चुका था। आंगन में नीम की छांव और गायों की घंटियों की धीमी धीमी आवाज एक शांत माहौल बना रही थी। रोहित खेत से लौटकर सीधे नल पर गया, हाथ मुंह धोया और बरामदे में बैठ गया। अंदर से मां ने आवाज दी, आजा बेटा, खाना लगा दूं? रोहित ने कहा, मां, पहले बाबा से बात करनी है। पिता आंगन के कोने में चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन उनकी नजरें समय समय पर रोहित पर ठहर जाती थीं। रोहित ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, मैं खेत पर काम करना चाहता हूं, महेंद्र के साथ मिलकर। पिता ने हुक्के का कश खींचा, फिर धीरे से पूछा, शहर में जो करना था वो कर लिया? रोहित ने सिर झुका लिया। कोशिश की थी, लेकिन अब लगता है कि जो असली काम है वो यही है।
खेत हमारी पहचान है और मैं चाहता हूं कि इनको छोड़े नहीं। पिता ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर बोले, खेती मजाक नहीं है रोहित। सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता है, और अगर मन डगमगाया तो? रोहित ने दृढ़ स्वर में कहा, इस बार मन डगमगाने नहीं दूंगा। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से हुक्का एक तरफ रखकर कमरे में चले गए। यह चुप्पी नाराजगी की नहीं थी। रोहित ने महसूस किया कि यह एक तरह की परीक्षा है। थोड़ी देर बाद मां ने चुपचाप आकर कहा, तू बस मेहनत कर बेटा, तेरे बाबा सब समझते हैं, बस दिखाने का वक्त है। उस रात नींद आने से पहले रोहित ने मन ही मन ठान लिया, सुबह से उसकी असली शुरुआत होगी। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह हट भी नहीं पाया था, लेकिन रोहित पहले ही उठ चुका था। नीम के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था। उसने नल पर मुंह हाथ धोया और मां के दिए पराठे जल्दी जल्दी खाकर बाहर निकल गया। महेंद्र पहले से ही पगडंडी पर इंतजार कर रहा था, हाथ में ट्रैक्टर की चाबी और चेहरे पर उत्साह। आज खेत की जुताई कर देंगे, फिर बीज डालने की तैयारी शुरू, महेंद्र ने कहा। दोनों ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर बढ़े। रास्ते में गांव के कुछ लोग उन्हें देखते रहे। किसी की आंखों में हैरानी थी कि शहर से लौटा लड़का इतनी सुबह खेत की ओर जा रहा है, तो किसी की निगाहों में चुपचाप सराहना। खेत पहुंचते ही रोहित ने अपनी चप्पल उतारी और नंगे पांव मिट्टी पर खड़ा हो गया। मिट्टी ठंडी थी और उसमें एक अपनापन था जो शहर की किसी सड़क में नहीं मिल सकता था। महेंद्र ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया, इंजन की गड़गड़ाहट गूंजी और जुताई शुरू हुई। रोहित ने भी हल्का हल्का सीखते हुए ट्रैक्टर चलाया। पहली बार खेत में सीधी लकीर खींचने पर उसके चेहरे पर वैसी ही संतुष्टि थी जैसी शहर में किसी बड़ी डील पूरी होने पर होती। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा, लेकिन इस पसीने में हार की गंध नहीं थी, इसमें मेहनत और उम्मीद की खुशबू थी। दोपहर तक आधा खेत जोत दिया गया। महेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, तू तो जल्दी सीख गया रोहित, अब अगले हफ्ते तक ये खेत बीज के लिए तैयार हो जाएगा। रोहित ने मिट्टी पर नजर डाली और मन ही मन कहा, यही है मेरा नया रास्ता। सूरज अभी निकला ही था, लेकिन खेत में हलचल शुरू हो चुकी थी। महेंद्र, रामू, गोविंद और गांव के कुछ और किसान इकट्ठा हो गए थे। आज बीज बोने का दिन था, नया मौसम, नई उम्मीद। रोहित ने बैग से धान के बीज निकाले। महेंद्र ने समझाते हुए कहा, देख, पहले हल्की नमी वाली मिट्टी में बीज ऐसे छिटकाने हैं कि हर हिस्से में बराबर गिरें। गांव के बुजुर्ग किसान भी पास आकर देखने लगे। किसी ने धीमे से कहा, शहर से लौटा लड़का, देखो, मिट्टी से दोस्ती कर रहा है। रोहित मुस्कुरा दिया और अपने दोनों हाथों से बीज हवा में उछालते हुए जमीन पर बिखेरने लगा। बीज गिरते समय हल्की सी आवाज कर रहे थे, जैसे मिट्टी से कोई पुराना रिश्ता फिर जुड़ रहा हो। कुछ देर बाद पीछे से कदमों की आहट आई। रोहित ने मुड़कर देखा, उसके पिता थे, सिर पर गमछा बंधा हुआ, हाथ में एक पुराना हल। पिता ने बिना कुछ कहे हल उठाया और खेत के एक कोने से चलना शुरू कर दिया। उनके कदम मजबूत और स्थिर थे, जैसे वे यह जताना चाह रहे हों कि अगर बेटा सच में मेहनत करना चाहता है तो पिता उसके साथ हैं। रोहित की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू छुपा लिए। महेंद्र ने धीरे से उसके कान में कहा, यह तेरे बाबा का हां है, समझ ले। दिन भर सबने मिलकर बीज बोए, पानी डाला और खेत को सींचा। शाम तक जब सूरज लाल होकर ढलने लगा तो खेत एक सुनहरे सपने जैसा लग रहा था। बीज मिट्टी में थे और उनके साथ रोहित की नई कहानी भी। बीज बोने के 2 हफ्ते बाद खेत में छोटे छोटे हरे अंकुर उग आए थे। सुबह सुबह जब रोहित खेत पर जाता
तो उसे लगता जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। मिट्टी से झांकते नन्हे पौधे उसके लिए किसी शहर की सबसे बड़ी सफलता से भी कीमती थे। लेकिन तीसरे हफ्ते मौसम ने करवट बदल ली। आसमान में बादल तो थे, पर बारिश नहीं हुई। तालाब का पानी भी घटने लगा और सोलर पंप से पानी लाने में पहले से ज्यादा वक्त लगने लगा। एक शाम महेंद्र ने चौपाल पर कहा, अगर अगले 5 दिन में पानी नहीं गिरा तो फसल को नुकसान हो सकता है। रोहित के मन में बेचैनी बढ़ गई। शहर में उसने बिजनेस के लिए कई मुश्किलें देखी थीं, लेकिन ये अलग थी। यहां मेहनत का फल सिर्फ मेहनत से नहीं, प्रकृति की मेहरबानी से भी मिलता है। उस रात वह नींद में भी यही सोचता रहा कि क्या किया जाए। सुबह सुबह उसने पिता से कहा, बाबा, हम तालाब से पानी खींचने के लिए एक अस्थायी पाइपलाइन बना सकते हैं। अगर मैं गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लूं तो 2 दिन में हो जाएगा। पिता ने उसकी आंखों में देखा, तू कर ले, लेकिन याद रख, खेती में हर दिन जीत का नहीं, कभी कभी हार का भी होता है। उसके लिए भी तैयार रहे। रोहित ने सिर हिलाया और तुरंत महेंद्र, रामू, गोविंद को बुला लिया। सबने मिलकर पुराने पाइप निकाले जो कभी सिंचाई विभाग ने दिए थे, लेकिन अब बेकार पड़े थे। गांव के बच्चे भी मदद करने आ गए। कोई पाइप पकड़ता, कोई पानी का रास्ता साफ करता। 2 दिनों की मेहनत के बाद तालाब से पानी खेत तक पहुंचने लगा। जब पहली धार पौधों पर गिरी तो रोहित ने राहत की सांस ली। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, शहर वाला दिमाग और गांव वाला जज्बा, ये जोड़ी चलेगी। धान के पौधे अब घुटनों तक ऊंचे हो चुके थे। हरी हरी कतारें हवा के साथ लहराती तो रोहित को लगता जैसे खेत उससे बातें कर रहे हों। गांव के लोग अब उसे सिर्फ शहर से लौटा लड़का नहीं, बल्कि हमारा किसान कहकर बुलाने लगे थे। एक दोपहर जब वह खेत से लौट रहा था तो चौपाल के पास डाकिया मिला। अरे रोहित, तुम्हारे नाम चिट्ठी आई है शहर से, डाकिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने लिफाफा लिया। लिखावट पहचान में आई। यह उसके पुराने शहर के मालिक राजीव सर की थी। दिल में एक अजीब सा मिश्रण था, उत्सुकता भी और थोड़ा डर भी। बरामदे में बैठकर उसने लिफाफा खोला। पत्र में लिखा था, रोहित, तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत कोशिश की कि प्रोजेक्ट संभल जाए, लेकिन तुम्हारे बिना टीम अधूरी रही। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं और तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं। इस बार शर्तें तुम्हारे मुताबिक होंगी। सोच लो, क्या तुम लौटकर अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहोगे? पत्र पढ़कर रोहित चुप हो गया। उसके सामने खेत के हरे पौधे थे, जिनमें उसने पिछले महीनों का पसीना और उम्मीद बोई थी, और उसके मन में शहर की चमक, पुराने सपनों और असफलताओं की यादें भी तैरने लगीं। मां ने पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, किसका पत्र है? रोहित ने धीरे से कहा, शहर से बुलावा है, वही पुराना काम। मां ने बस इतना कहा, सोच समझकर फैसला करना, जो भी चुनेगा उसमें मन लगाना, अधूरे मन से कोई जगह घर नहीं बनती। उस रात नींद मुश्किल से आई। एक तरफ मिट्टी की खुशबू और गांव का अपनापन था, दूसरी तरफ पुराने सपनों का अधूरापन। सुबह का मौसम साफ था, लेकिन रोहित के मन में बादल छाए हुए थे। वह खेत पर नहीं गया, बल्कि महेंद्र के घर जा पहुंचा। महेंद्र ने मजाक में कहा, क्या बात है, आज पौधों को तेरा इंतजार करवाएगा? रोहित ने गंभीर स्वर में कहा, शहर से पत्र आया है, पुराने मालिक ने वापस बुलाया है, अच्छा ऑफर है, कह रहे हैं इस बार शर्तें मेरी होंगी। महेंद्र थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख रोहित, फैसला तुझे करना है। शहर में तुझे क्या मिलेगा? पैसा, सुविधा, लेकिन गांव में तूने जो सम्मान और सुकून पाया है वो वहां मिलेगा। रोहित ने लंबी सांस ली। यही तो सोच रहा हूं। महेंद्र ने उसकी पीठ थपथपाई। जो भी कर, आधे मन से मत करना, और अगर जाएगा
तो खेत का काम मुझे सौंप देना। फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। शाम को रोहित ने पिता से बात करने की ठानी। पिता चारपाई पर बैठे थे, सूरज ढल रहा था। रोहित ने कहा, बाबा, मुझे शहर से वापस बुलावा आया है। पिता ने बस इतना पूछा, क्या तू गांव में खुश है? रोहित ने सोचा, हां, लेकिन शहर में एक अधूरा सपना है। पिता ने गहरी नजर से देखा, सपनों को पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन याद रख, मिट्टी छोड़कर जाने वाले मिट्टी से रिश्ता खो बैठते हैं। अगर जाएगा तो सोच लेना कि लौटने का मन बचा रहेगा या नहीं। उस रात रोहित देर तक बरामदे में बैठा रहा। हवा में धान के खेतों की खुशबू थी, लेकिन दिमाग में शहर की चमक अब भी झिलमिला रही थी। अगली सुबह रोहित खेत पर गया, लेकिन मन पूरी तरह वहीं नहीं था। बीच बीच में वह सोच में खो जाता। शहर का ओंफर, पुराने सपनों की कसक और गांव में नई जिंदगी का सुकून। दोपहर को काम खत्म कर वह तालाब के किनारे बैठ गया। पानी पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और हवा में धान की महक थी। वहीं पास में कुछ बच्चे पानी में छप छप कर रहे थे। उनकी हंसी में एक सादगी थी जो शहर में उसने सालों तक नहीं सुनी थी। तभी महेंद्र खेत से आता हुआ दिखा। उसने कहा, अरे रोहित, जल्दी चल, तेरे खेत में कुछ देखने लायक है। दोनों खेत पहुंचे। जहां कुछ हफ्ते पहले बीज डाले थे, अब घने हरे भरे पौधे हवा में लहरा रहे थे। पौधों पर हल्की सी नमी थी और धूप पड़ते ही वे चमक रहे थे। रोहित वहां खड़ा होकर देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे मिट्टी कह रही हो, तूने मुझे समय और मेहनत दी और मैं तुझे उसका फल दूंगी। उसी समय पिता भी आ गए। उन्होंने खेत के चारों ओर नजर दौड़ाई और बस इतना कहा, अच्छा काम किया है बेटा। ये शब्द छोटे थे, लेकिन रोहित के लिए यह किसी इनाम से कम नहीं थे। उसने महसूस किया, शहर के सपनों में यह अपनापन, यह रिश्ता नहीं मिलेगा। उस रात बरामदे में बैठकर उसने पत्र को मोड़ा और अलमारी में रख दिया। वापसी का जवाब तय हो चुका था। वह अब कहीं नहीं जाएगा। अब जब मन का बोझ उतर चुका था, रोहित का हर दिन खेत में और भी जोश से बीतने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ वह खेत पर पहुंच जाता, हवा में लहराते पौधों को हाथ से सहलाता और पानी का बहाव जांचता। महेंद्र और बाकी दोस्तों के साथ वह कीटों से बचाव के लिए जैविक दवा बनाता। नीम की पत्तियों, लहसुन और गोमूत्र का मिश्रण, जिसे बड़े ड्रम में घोलकर पौधों पर छिड़का जाता। इसमें उसकी इतनी लगन थी कि गांव के बुजुर्ग भी हैरान होकर कहते, ये तो असली किसान बन गया है। एक दिन चौपाल पर रामू बोला, रोहित, तेरा खेत तो इस साल सबसे हरा भरा लग रहा है। लगता है भगवान तेरे हाथों से खुश हैं। रोहित हंसकर बोला, भगवान तभी खुश होते हैं जब हम मेहनत करें। शाम को वह खेत के किनारे बैठकर पौधों को देखता, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को बढ़ते देखता है। हवा में उनकी सरसराहट उसे यह यकीन दिलाती कि उसने सही रास्ता चुना है। अब गांव के लड़के भी उससे खेती के तरीके पूछने लगे थे। कौन सा बीज अच्छा है, पानी कब देना चाहिए, जैविक खेती कैसे करनी है। रोहित को गर्व था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए भी सीख और उम्मीद लेकर आया है। सर्दियों की आखिरी रातें थीं। आसमान कई दिनों से बादलों से घिरा था, लेकिन बारिश अब तक नहीं हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर इस समय तेज आंधी या ओलावृष्टि हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। रोहित हर दिन आसमान को टकटकी लगाए देखता, हवा की दिशा महसूस करता और बादलों का रंग पढ़ने की कोशिश करता। एक रात जब वह खेत से लौट रहा था, दूर पश्चिम से काले बादल बिजली के साथ घिरते दिखे। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई, पेड़ों की टहनियां कांपने लगीं। महेंद्र दौड़ते हुए आया, रोहित, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है, कुछ कर। रोहित ने बिना समय गंवाए खेत में जाकर
पकी हुई बालियों को मजबूती से बांधना शुरू किया ताकि तेज हवा उन्हें गिरा न दे। उसके साथ कुछ और दोस्त भी मदद के लिए आ गए। आधी रात को गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल था। रोहित भीग चुका था, लेकिन वह खेत छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। बिजली की चमक में वह देख पा रहा था, बालियां लहरा रही थीं, पानी खेत में भरने लगा था। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे यह सिर्फ उसकी फसल नहीं, उसकी नई जिंदगी की परीक्षा हो। सुबह की पहली किरणें धुंधलके में ही अटक गईं, जैसे सूरज भी थककर बादलों के पीछे बैठ गया हो। गांव में हर तरफ गीली मिट्टी की गंध फैली थी और खेतों के बीच पानी की पतली नदियां बह रही थीं। रोहित रात भर की थकान और ठंड के बावजूद सबसे पहले खेत पहुंचा। उसने दूर तक नजर दौड़ाई। कुछ हिस्सों में धान की बालियां गीली मिट्टी में झुक चुकी थीं, कुछ पूरी तरह पानी में डूबी हुई थीं। महेंद्र भी आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। कितना नुकसान हुआ? रोहित झुका, एक एक बाली को उठाकर देखता, जिनमें अब भी सुनहरी चमक बाकी थी। उन्हें संभालने की कोशिश करता। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर हार का स्वाद नहीं था। नुकसान तो हुआ है, उसने गहरी सांस लेकर कहा, पर सब खत्म नहीं हुआ। जो बचा है वही हमारी नई शुरुआत बनेगा। गांव के कुछ और लोग भी आ गए। किसी ने कुदाल से पानी की निकासी शुरू की, किसी ने गिरी हुई बालियों को उठाने में मदद की। ऐसा लग रहा था मानो यह सिर्फ रोहित की फसल नहीं, पूरे गांव की मेहनत बचाई जा रही हो। दोपहर तक आसमान में थोड़ी धूप निकल आई और कीचड़ में खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे। रोहित ने मिट्टी में लथपथ हाथों को देखा। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई, हार को जीत में बदलने की जिद वाली चमक। तूफान के बाद की धूप जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह लौटी, धीरे धीरे खेतों पर अपना हाथ फेरती हुई। पानी की निकासी का काम अब लगभग पूरा हो चुका था और जो फसल बची थी वह गांव वालों की देखरेख में फिर से सीधी खड़ी हो रही थी। रोहित ने मिट्टी को हाथ में लिया, उसे महसूस किया, ठंडी, नम, लेकिन अब भी जीवन से भरी। जब तक मिट्टी जिंदा है, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसने महेंद्र से कहा। महेंद्र मुस्कुराया। बस यही सोच है जो किसान को किसान बनाती है। शाम को रोहित ने पुराने लकड़ी के संदूक से कुछ बीज निकाले। ये वही बीज थे जो उसकी मां ने सालों पहले बरसात के मौसम के लिए अलग रखे थे। उन पर हल्की सी फफूंदी जम गई थी, लेकिन रोहित ने उन्हें धूप में सुखाया, जैसे किसी बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए जब उन्होंने देखा कि रोहित और महेंद्र नए बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ बीज नहीं, ये हमारी कहानी का अगला अध्याय है। रात को आंगन में चूल्हा जल रहा था। मां ने बाजरे की रोटी बनाई, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रोहित ने चुपचाप रोटी का टुकड़ा तोड़ा और भीतर ही भीतर महसूस किया, शायद असली घर वापसी यही होती है, जहां मेहनत, उम्मीद और अपने लोग साथ हों। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव के कच्चे रास्तों पर फैली, रोहित पहले से ही खेत पर पहुंच चुका था। हाथ में लकड़ी की पुरानी माप छड़ी और एक थैला, जिसमें उसकी मां के सुखाए हुए बीज थे। उसने महेंद्र, चंदू, रामलाल और बाकी गांव के किसानों को बुलाया। सब अपनी अपनी चप्पलें और फटी पुरानी टोपी पहने धीरे धीरे खेत की ओर आ रहे थे। रोहित ने बीच में खड़े होकर कहा, देखो, ये सिर्फ मेरा खेत नहीं, ये हम सब का है। तूफान ने हम सबको चोट दी है, तो अब फसल भी हम सब मिलकर उगाएंगे। पहले तो सब चुप रहे, फिर रामलाल ने हंसते हुए कहा, बेटा, तेरे जैसे नौजवान की बात हम क्यों नहीं मानेंगे? तू शहर से लौटकर भी अपने खेत को नहीं भूला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और फिर शुरू हुआ
एक नया सिलसिला। कोई नांगर चलाने लगा, कोई बैलों को पानी पिलाने लगा, कोई बीज की थैलियां बांधने लगा। बच्चे खेत के किनारे खेलते हुए बीज गिन गिन कर टोकरी में डाल रहे थे। औरतें पानी के घड़े लेकर खेत के कोनों पर खड़ी हो गईं। सब कुछ जैसे एक त्योहार हो। रोहित ने महसूस किया, जब हाथ मिलते हैं तो मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। दिन ढलते ढलते सारे खेत में बीज बोए जा चुके थे। आसमान में लालिमा फैल रही थी और मिट्टी की खुशबू सांसों में घुल रही थी। महेंद्र ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। देख बेटा, हमने सिर्फ बीज नहीं बोए, हमने भरोसा बोया है। उस रात गांव में लंबे समय बाद सबके चेहरों पर सुकून था। बारिश आई, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना दोस्त बिना शोर किए आ जाता है। पहले तो हल्की हल्की बूंदें पड़ीं, फिर हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। गांव के लोग छप्पर के नीचे खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। 2 दिन बाद सुबह सुबह रोहित खेत की मेढ़ पर खड़ा था। उसकी आंखें एक जगह टिक गईं। गहरे भूरे रंग की मिट्टी के बीच छोटे छोटे हरे सिर उठाए कोंपलें झांक रही थीं। उसने हाथ से मिट्टी को हल्के से छुआ, जैसे किसी बच्चे के बाल सहला रहा हो। दिल में एक अजीब सी मिठास उतर आई। उसने पास खड़े चंदू को आवाज दी, देख, ये हमारी मेहनत का पहला सलाम है। गांव की औरतें पानी भर कर लौट रही थीं। उन्होंने भी रुककर खेत देखा। किसी ने अपने आंचल से माथा पोंछते हुए कहा, लगता है इस बार भगवान भी हमारे साथ हैं। बच्चे दौड़ते हुए आए, कोंपलों को देखने के लिए झुक गए, मानो कोई चमत्कार देख रहे हों। रोहित ने उन्हें सावधान किया, पैर संभाल कर रखना, ये नन्ही जान है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, तब खेत सुनहरे उजाले में चमक रहा था। कोंपलों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह दमक रही थीं। रोहित ने मन ही मन कहा, अब चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं इनको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। उस रात गांव में खाने की थालियों में रोटियां थोड़ी कम थीं, लेकिन बातों में उम्मीद ज्यादा थी। पहली कोंपलों के बाद गांव में एक नया उत्साह लौट आया। हर कोई अपने अपने खेतों की देखभाल पहले से ज्यादा सावधानी से करने लगा। लेकिन बारिश के साथ खतरे भी आते हैं। जानवर, पक्षी और कभी कभी पड़ोसी गांव के लोग जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे फसल चराने भेज देते हैं। रोहित ने तय किया कि वह रात में खेत की रखवाली करेगा। उसने एक पुराना लालटेन साफ किया और मेड़ पर एक छोटी सी मचान बना ली। पहली रात हवा में हल्की ठंडक थी। चारों ओर अंधेरा, बस दूर दूर कहीं मेंढकों की टर टर और कीड़ों की भनभनाहट। लालटेन की लौ धीमे धीमे आ रही थी। चंदू भी साथ आ गया। दोनों ने एक एक कंबल ओढ़ा, बीच में लकड़ी का छोटा चूल्हा जलाया। रोहित ने कहा, ये रातें आसान नहीं होती, पर फसल के लिए ये पहरा जरूरी है। रात के करीब 2 बजे अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। दोनों ने टॉर्च जलाई। कुछ जंगली सुअर खेत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। चंदू ने जोर से डंडा पटका और रोहित ने आवाज लगाई। सुअर भाग खड़े हुए। सुबह होते होते पूरा गांव उनके पास आ गया। सबने सुना कि उन्होंने जानवर भगा दिए तो बुजुर्गों ने कहा, तुम दोनों ने फसल बचा ली। ये काम खेत जोतने जितना ही जरूरी है। उस दिन रोहित ने महसूस किया कि खेती सिर्फ मिट्टी में बीज डालना नहीं, बल्कि दिन रात उसकी रक्षा करना भी है। शाम को जब सूरज फिर से ढल रहा था, खेत की कोंपलें हवा में झूम रही थीं, मानो पहरेदारों को धन्यवाद कह रही हों। खेत अब हरे से सुनहरे होने लगे थे। धान की बालियां भारी हो रही थीं। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैलने लगी थी जो पूरे गांव को महका देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते, जब खेत की खुशबू घर के आंगन तक पहुंच जाए तो समझो त्योहार आ रहा है। रोहित सुबह सुबह खेत जाता, बालियों को हाथ में लेकर देखता
मानो किसी बच्चे का माथा सहला रहा हो। चंदू हंसकर कहता, देख, तेरा चेहरा भी अब धान जैसा चमक रहा है। महिलाएं आंगन में नए कपड़ों की सिलाई करने लगीं। बच्चे खेत की पगडंडियों पर दौड़ते खेलते, कभी धान की खुशबू सूंघते तो कभी हवा में झूमती बालियों को छूते। गांव में पंडित जी ने घोषणा की, इस बार धान पूजा अगले पूर्णिमा को होगी। सब लोग खेत से पहली बालियां लेकर आएंगे। रोहित ने इस बार तय किया कि वह सबसे सुंदर और सबसे भरी हुई बालियां चुनेगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ खेती नहीं, बल्कि एक श्रद्धा है, धरती के प्रति, पानी के प्रति और उस श्रम के प्रति जो बीज से अन्न बनने तक जाता है। शाम को जब सूरज लाल होकर ढल रहा था, गांव के ऊपर से उड़ते बगुले धान के सुनहरे खेतों पर उतरते, मानो त्योहार की पहली पंक्ति लिख रहे हों। रोहित ने आसमान की ओर देखा। उसके दिल में एक ही भावना थी, यह फसल सिर्फ अन्न नहीं, यह जीवन है। सुबह की हवा में एक अलग सी मिठास थी। गांव के हर घर से धूप और तुलसी की खुशबू आ रही थी। औरतें नए कपड़े पहनकर आंगन में दिए जला रही थीं। बच्चों के पैरों में घर की मिट्टी लगी थी, क्योंकि वे बार बार खेतों तक दौड़ जाते, अपनी अपनी बालियां लेने। गांव के बीच वाले चौपाल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे पीली चुनरी बिछी थी। पंडित जी ने वहां मिट्टी का एक चौकोर वेदी बनाई, जिस पर कलश रखा था और उसके चारों ओर आम के पत्तों की माला। रोहित सुबह सुबह खेत पहुंचा। उसने सबसे भरी, सुनहरी और ओस से भीगी हुई बालियां चुनी। जब उसने उन्हें काटा तो जैसे खेत ने भी आशीर्वाद में सिर झुका लिया हो। उसकी हथेलियों में बालियां थीं और आंखों में एक नम सी चमक। गांव के लोग धीरे धीरे चौपाल की ओर आने लगे। हर कोई अपने खेत की पहली बालियां लाया था। महिलाएं थाल में रखकर, पुरुष हाथ में लेकर और बच्चे खुशी से उछलते हुए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। धरती माता, जल देवता और सूर्य को प्रणाम करते हुए सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब पहली आहुति दी गई तो घी की महक हवा में फैल गई और धान की खुशबू के साथ मिलकर पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। पूजा के बाद बालियां कलश के पास रखी गईं। रोहित ने भी अपनी बालियां वहां रखीं और मन ही मन कहा, धरती मां, इस साल भी सबका पेट भरा रहे और कोई भूखा न सोए। फिर गांव में प्रसाद बांटा गया, गुड़, चिवड़ा और ताजा नारियल। बच्चे सबसे पहले पत्तल लेकर दौड़े और बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शाम को चौपाल से लौटते समय रोहित ने देखा कि हवा में अब खुशबू और गाढ़ी हो गई थी, जैसे धरती ने भी आशीर्वाद में खेत को सोना ओढ़ा दिया हो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में हलचल शुरू हो गई। मुर्गे की बांग के साथ ही घर घर में दरवाजे खुलने लगे। औरतें टोकरी और पानी की मटकी भरने लगीं। पुरुष दरांती और रस्सियां उठाने लगे। धान की खुशबू इतनी गाढ़ी थी कि सांस के साथ जैसे मिठास भी अंदर उतर रही हो। चारों ओर ओस से भीगी सुनहरी बालियां हल्की हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी ने खेत पर पीला रेशम बिछा दिया हो। रोहित ने दरांती की धार चेक की, फिर खेत में सबसे आगे बढ़कर पहला पौधा काटा। जैसे ही पहली दरांती चली, बाकी सब भी लय में कटाई शुरू कर दी। कहीं छर्र छर्र दरांती की आवाज तो कहीं हंसी ठिठोली की गूंज। औरतें खेत के एक हिस्से में कटी बालियां बांध बांध कर ढेर बनाने लगीं। बच्चे बीच बीच में दौड़कर पानी ला रहे थे, कभी दरांती पकड़ने की जिद तो कभी बालियों को सिर पर उठाकर खेलना। धूप चढ़ते चढ़ते खेत के बीच में एक लंबी कतार बन गई थी, कटे हुए धान की। हर कोई पसीने से भीग चुका था, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ संतोष और गर्व। दोपहर में सबने खेत के किनारे पेड़ की छांव तले रोटी, प्याज, हरी मिर्च और नमक के साथ सादा लेकिन स्वाद से भरा खाना खाया।
हवा में पसीने और मिट्टी के साथ साथ धान की महक भी घुली थी। शाम होते होते पहला खेत पूरा कट चुका था। ढेरों बालियां एक ओर जमा थीं और सबके चेहरे पर जीत का भाव। रोहित ने खेत की ओर देखा और सोचा, यह सिर्फ फसल नहीं, यह साल भर की मेहनत का उत्सव है। कटाई के अगले दिन सुबह खेत में एक नया शोर गूंजने लगा। ढोलक की थाप, चाकी के पहिए की चर्र चर्र और बैलों के गले में बंधी घंटियों की टन टन। धान की मड़ाई के लिए गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। बीच में बड़ा सा खुला आंगन जिसमें कटी बालियां ढेरों में रखी थीं। बैलों को गोल गोल घुमाया जाने लगा। उनके पैरों से बालियां टूटकर सुनहरे दानों में बदलने लगीं। बच्चे चारों ओर दौड़ते हुए गिरे हुए दाने बटोर रहे थे। औरतें कपड़ों का घेरा बनाकर धान के ढेर को समेट रही थीं। कुछ बुजुर्ग एक तरफ बैठकर पुरानी कहानियां सुना रहे थे, कैसे उनके समय में फसल तैयार होने पर 3 दिन तक गांव में गीत और नाच चलते थे। रोहित खुद बैलों के साथ चल रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में चमक। हर चक्कर के साथ उसके भीतर का बोझ हल्का होता जा रहा था, जैसे फसल के साथ साथ उसके जीवन का सूना कोना भी भर रहा हो। दोपहर तक धान का सुनहरा समुद्र आंगन में बिखरा था। औरतें छाछ से हवा में उछाल उछाल कर धान साफ कर रही थीं, जिससे हवा में उड़ती भूसी सूरज की किरणों में सोने की चमक जैसी लग रही थी। शाम को गांव के बीच में ढोल नगाड़ों के साथ एक छोटा सा जश्न मनाया गया। बच्चे नाचते, औरतें गीत गाती, पुरुष तालियां बजाते हुए झूमते। रोहित ने दूर खड़े होकर यह सब देखा। सालों बाद गांव में यह खुशियां देखना उसे भीतर तक भिगो गया। उसी समय भीड़ में एक चेहरा उसे दूर से दिखा, जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा हो पर आंखें छिपाने की कोशिश कर रहा हो। शाम का जश्न अपने पूरे रंग पर था। ढोल की थाप और गीतों की आवाज हवा में गूंज रही थी, पर रोहित का ध्यान कहीं और अटका हुआ था। वह चेहरा भीड़ के बीच अधूरी रोशनी में, धान की भूसी से उड़ते सुनहरे कणों के पीछे वही आंखें जिन्हें उसने बरसों पहले आंसुओं में खोया था। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने भीड़ में कदम बढ़ाए, पर लोग नाचते हंसते उसके रास्ते में दीवार बन गए। वह एक एक को किनारे करता हुआ उस ओर बढ़ा जहां वह आकृति खड़ी थी। पास आने पर उसने देखा हल्की सी मुस्कान, आंखों में गहरी थकान और होंठों पर जैसे हजारों अनकहे शब्द। सीमा। रोहित के होंठों से नाम बिना इजाजत निकल गया। वह चुप रही, सिर्फ उसकी आंखें कांपीं, जैसे बरसों का बांध टूटने को हो, पर किसी ने मजबूती से थाम रखा हो। आसपास ढोल की आवाज तेज हो रही थी। लोग उनके बीच नाचते हुए गुजर रहे थे, पर रोहित को सब कुछ जैसे धीमा सुनाई दे रहा था। तुम लौट आई हो? उसने धीरे से पूछा। सीमा ने होंठ खोले, पर कोई शब्द नहीं निकला। सिर्फ उसकी पलकों पर एक अधूरी बूंद चमक रही थी। गांव के बीच जश्न चलता रहा, पर रोहित और सीमा भीड़ से हटकर धान के खेतों की पगडंडी पर आ गए। चांद आधा था और हवा में पकी फसल की मिट्टी सी गंध तैर रही थी। कुछ देर वे बस चलते रहे। कदमों की धीमी धीमी आहट और दूर से आती ढोलक की थाप ही सुनाई दे रही थी। रोहित ने आखिर मौन तोड़ा। क्यों गई थी तुम? आवाज में शिकायत कम और थकान ज्यादा थी। सीमा ने नजरें झुका लीं। उस वक्त मुझे लगा मेरे रहने से तुम्हारा बोझ और बढ़ेगा। तुम्हारे पास खेत, कर्ज और मेरी खामोशी सब एक साथ था, तो तुमने सोचा चली जाओगी तो मैं हल्का हो जाऊंगा। रोहित की हंसी में कड़वाहट थी। सीमा, मेरा बोझ तुम नहीं थी, तुम तो मेरी वजह थी कि मैं सब झेल पाता था। सीमा की आंखों में बूंदें भर आईं। मुझे डर था रोहित कि हम इस खेत के साथ साथ खुद भी सूख जाएंगे। मैंने सोचा
शायद दूर जाकर तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगी, पर सिर्फ दूरी ही रह गई। रोहित ने पहली बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, धीरे से उसकी उंगलियां थाम लीं। वही स्पर्श जो बरसों पहले हर सुबह का पहला एहसास हुआ करता था। अब? उसने पूछा, आवाज में उम्मीद और डर दोनों। सीमा ने कांपते होंठों से कहा, अब मैं वापस आना चाहती हूं, अगर तुम। रोहित ने उसकी बात अधूरी छोड़ दी और चुपचाप उसे अपनी ओर खींच लिया। धान की खुशबू और उनके मिलते आंसुओं में बरसों का मौन घुल गया। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। मांझी टोला, चौराहा और हर घर के आंगन में एक ही खबर थी, सीमा लौट आई है। कुछ औरतें कुएं पर पानी भरते भरते धीमे स्वर में बातें कर रही थीं। सुना है कल रात खेत से सीधे आई है, कपड़े पर अब भी धूल लगी थी। दूसरी ने हंसते हुए कहा, धूल नहीं बहन, वो तो फसल की खुशबू थी। गांव के बुजुर्ग, जो पहले रोहित के अकेलेपन पर सिर हिलाकर रह जाते थे, आज चौपाल पर बैठे तंबाकू मलते हुए बोले, अच्छा हुआ लौटी। घर गृहस्थी का काम बिना औरत के कैसा चलता है। घर के आंगन में जहां बरसों से खालीपन पसरा था, आज चूल्हा फिर जल उठा। सीमा ने पहली बार बर्तन में पानी डाला, लकड़ी में आग लगाई और चूल्हे की पहली लपट उसकी आंखों में चमक बनकर झलक गई। रोहित दरवाजे की चौखट से बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आदत बन गई थी सुबह खेत में जाने की, पर आज कदम थम गए। क्या देख रहे हो? सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। सोच रहा हूं, यह घर फिर से घर हो गया है। उसके शब्दों में कोई बनावटी मिठास नहीं थी, बस वो सच्चाई थी जो बरसों के सूखे के बाद पहली बारिश की तरह आई थी। गांव में अफवाहें और कहानियां शायद कई दिन तक चलती, पर रोहित और सीमा के लिए अब सबसे जरूरी था एक साथ बैठकर फिर से जीना शुरू करना। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट जैसे एक नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। सीमा ने चुपचाप रसोई में आटा गूंधा, टिफिन में मोटी मोटी रोटियां रखीं और लोटे में पानी भर दिया। रोहित खेत जाने के लिए हल उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, रुको, मैं भी चलूंगी। उसने पलट कर देखा। बरसों बाद सीमा खेत जाने के लिए साड़ी का पल्लू कमर में खोस रही थी। पैर में पुरानी चप्पल, पर चाल में वही पुराना आत्मविश्वास। दोनों साथ खेत पहुंचे। धान की फसल हल्की हवा में झूम रही थी, जैसे वो भी पहचान रही हो कि अब घर के दोनों हाथ फिर उसके सहारे में लगेंगे। रोहित ने कंधे से हल उतारा और मिट्टी में पहला चीरा लगाया। सीमा ने पास खड़ी होकर उस चीरे में बीज डालने शुरू किए। तुम्हें याद है पहली बार जब हमने साथ बीज डाले थे? रोहित ने पूछा। सीमा मुस्कुराई। हां, उस दिन बारिश अचानक आ गई थी और हम कीचड़ में फिसल गए थे और तुम हंसते हंसते गिर पड़ी थीं, रोहित ने याद दिलाया। हवा में फिर वही पुरानी हंसी तैर गई, जिसे खेत, फसल और मिट्टी बरसों से तरस रहे थे। दोपहर होते होते दोनों थक कर पुआल पर बैठ गए। सीमा ने टिफिन खोला, रोटियां और प्याज रखा और दोनों ने एक ही लोटे से पानी पिया। वो पल सिर्फ भूख मिटाने का नहीं था, बल्कि एक वचन था, अब चाहे मौसम कैसा भी हो, फसल बोने से लेकर काटने तक दोनों साथ रहेंगे। दोपहर के बाद जब रोहित और सीमा खेत से लौट रहे थे, उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, बालों में धूप और पसीने की गंध, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। रास्ते में रामलाल काका ने उन्हें देखा, हाथ में लाठी टेके खड़े हो गए। अरे, ये तो अच्छा हुआ, बरसों बाद तुम दोनों साथ खेत में। पास खड़े किशन ने भी सुन लिया। गांव में बातें पसरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। शाम तक चौपाल पर सबको खबर थी, रोहित की बहू आज खेत में गई थी। हां, मैंने अपने आंखों से देखा, धान में बीज डाल रही थी। अरे वाह, ये तो फसल के लिए बहुत शुभ है।
गांव की बुजुर्ग महिलाएं इसको अच्छा शकुन मानती थीं। कहती, जब पति पत्नी मिलकर मिट्टी में बीज डालते हैं तो घर में भी खेत में भी बरकत आती है। रात को जब रोहित आंगन में चरखी से पानी खींच रहा था तो पड़ोसी कमला बुआ आकर बोली, बेटा, अब फसल की चिंता मत कर। तेरे खेत में अब सिर्फ धान नहीं, तेरी किस्मत भी लहलहाएगी। सीमा ने भीतर से यह सब सुना। दिल में हल्की सी मुस्कान आई और उसने मन ही मन कहा, किस्मत तो उसी दिन बदल गई थी जब हम दोनों ने फिर से साथ बीज डालना शुरू किया। मानसून अपने पूरे रंग में था। आसमान से बूंदें मानो मोतियों की तरह गिर रही थीं और खेतों में हरी हरी कतारें लहराने लगी थीं। सुबह सुबह रोहित खेत जाता तो दूर से ही धान की नन्ही पत्तियां हवा में झूमती नजर आती। वो वहीं खड़ा होकर कुछ देर उन्हें देखता, मानो किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। सीमा अब रोज उसके साथ जाती, कभी कंधे पर बीज का टोकरा उठाए, कभी पानी के लोटे में उसके लिए छाछ लेकर। रास्ते में दोनों बातें करते और फिर कभी कभी चुप भी हो जाते। लेकिन अब वो चुप्पी पहले वाली ठंडी चुप्पी नहीं थी, बल्कि सुकून भरी। एक दिन जब हवा थोड़ी तेज हुई तो सीमा ने अपनी ओढ़नी सिर पर कस ली और मुस्कुराकर कहा, देखो, ये हवा भी कह रही है कि अब सब ठीक है। रोहित ने उसकी तरफ देखा। पहली बार आंखों में पुरानी गर्माहट लौटी। धीरे से बोला, हां, सब ठीक है, अब कोई कमी नहीं। गांव में भी लोग नोटिस करने लगे कि रोहित के चेहरे से थकान और उदासी गायब हो रही है। किसी ने मजाक में कहा, धान ही नहीं, मालिक भी खिलने लगे हैं। उस दिन शाम को दोनों खेत से लौटे तो आंगन में पानी की बूंदें चमक रही थीं और आसमान पर इंद्रधनुष खींच गया था। सीमा ने उसे देखते हुए कहा, शायद हमारे घर में भी अब इंद्रधनुष उतर आया है। सावन बीत चुका था। आसमान अब नीला और साफ था और खेतों में धान की बालियां धीरे धीरे सुनहरी होने लगी थीं। सुबह के वक्त जब रोहित खेत पहुंचता तो एक अलग ही महक हवा में तैर रही होती। ताजे धान की खुशबू, जिसमें मिट्टी की नमी और सूरज की गर्मी दोनों घुली रहती। वो झुककर बालियों को हाथ में लेता, अंगुलियों के बीच मसलता और मुस्कुराता। अब ज्यादा इंतजार नहीं। सीमा भी खेत में आते आते इस खुशबू को महसूस करती और कभी रोहित से कहती, ये महक तो मन को भी भूख लगा देती है। दोनों हंस पड़ते। गांव में भी सबके चेहरों पर रौनक थी। किसी के घर नई छप्पर बननी थी, किसी की बेटी की शादी तय थी, किसी ने नया बैल खरीदने का मन बनाया। सबको उम्मीद थी कि इस साल फसल अच्छी बिकेगी। एक दिन शाम को खेत से लौटते वक्त रोहित और सीमा धान की महक में ऐसे खो गए कि रास्ता भी छोटा लगने लगा। सीमा ने धीरे से कहा, जब तुम खुश होते हो तो रास्ता भी छोटा लगता है। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब तुम साथ हो तो जिंदगी भी। उस दिन उनके घर में दिए जल्दी जल गए और आंगन में चूल्हे से आती रोटियों की खुशबू धान की महक में मिलकर मानो एक नई कहानी लिख रही थी।